मम्मी, मैं कह रही हूँ मैं अब वहाँ वापस नहीं जाऊँगी। लेकिन बेटी, ऐसा क्या हो गया? कुछ बता तो सही। तू इतना रो क्यों रही है और यह तेरा मुंह क्यों सूज रहा? उनकी बात सुनकर गर्मा और भी ज़्यादा रोने लगी। तब वंशिका ने गर्मा को पानी लाकर दिया और कहा, दीदी पहले आप यह पानी पीजिए और बिल्कुल शांत हो जाइए। गर्मा ने पानी पिया और वह कुछ शांत हुई। फिर कुछ देर रुककर फिर उसने बताया कि निखिल मुझे बात बात पर टॉर्चर करता है कि तेरे माँ बाप जैसे तेरे भाई भाभी की ज़िंदगी में दखल डालते रहते हैं, वैसे मैं अपनी ज़िंदगी में उन्हें दखल नहीं डालने दूंगा। और तुम्हारी मम्मी कितना फालतू बोलती हैं। वह समझती हैं कि मैं तुमसे कितना काम करा रहा हूँ, लेकिन तुम सारा दिन करती क्या हो? मैं तुम्हें इतनी ऐश के साथ रख रहा हूँ, तुम्हारे सारे शौक़ पूरे करता हूँ, खाने पीने में भी कोई कमी नहीं रखता। तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए, उल्टा तुम मुझसे ही बहस करती रहती हो। उनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, मैं सब कुछ सुन सकती हूँ, लेकिन अपने घर वालों को बुरा कहते हुए नहीं सुन सकती। आपकी मम्मी भी तो बस मैंने इतना ही बोला था कि उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। अब मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊँगी। इतना कहकर गर्मा फिर शुबकने लगी। शमधन जी ने कुछ नहीं कहा। वो क्या कहेंगी? उनका तो कहना है कि मैं बहस कर रही थी इसलिए उनका हाथ उठ गया। उनकी कोई गलती नहीं है, वह कुछ भी कहे मुझे चुप रहना चाहिए था। गर्मा की बात सुनकर निहारिका जी भड़क गई और बोली, निखिल की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को टॉर्चर करने और उस पर हाथ उठाने की? गर्मा, तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें खुद वहाँ नहीं जाने दूंगी। जिस घर में बीवी की इज्जत ना हो उस घर में रहने से क्या फ़ायदा? जब तुम जल्दी से वापस नहीं जाओगी उसकी तो खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। अपनी सासू माँ की ऐसी बातें सुनकर वंशिका चिंतित हो गई कि मामला बिगड़ न जाए। वह गर्मा से बोली, दीदी क्या आप नंदोई जी से बता कर आई हैं और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे क्यों नहीं लाए आपके साथ? वंशिका की बात सुनकर गर्मा ने कहा, जब निखिल ने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं बच्चों को लेकर घर आने लगी, लेकिन निखिल ने बच्चों को मेरे साथ नहीं आने दिया और मुझसे कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन बच्चे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। और वैसे भी तुम्हें तुम्हारे घर वाले रहने के लिए बुलाते नहीं हैं। अब तुम जा रही हो तो देख लूँगा कि तुम्हें कितने दिन रखते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इसलिए मैं बच्चों को वहीं छोड़कर आ गई। गर्मा की बात सुनकर निहारिका जी फिर से भड़क गई और कहने लगी, नहीं भेजे बच्चे तो ना सही, जब बच्चों का काम खुद करेगा तो खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। और रही बात तुम्हें बुलाने और रखने की, निखिल खुद ही तुम्हें रहने के लिए नहीं आने देता और मेरी बच्ची कोई फालतू नहीं है जो हम उसे रख नहीं सकते। उनकी बात सुनकर वंशिका अपने मन में सोचने लगी, इसी तरह की बातें करके मम्मी जी बात को बढ़ा देती हैं। और वह उस दिन के बारे में सोचने लगी जब वह और गर्मा दीदी का परिवार मृदुल, वंशिका और निहारिका जी घूमने हस्तिनापुर गए थे। तब वहाँ मम्मी जी दोनों पति पत्नी के बीच में बार बार बोल रही थी, किसी न किसी बात पर उन्हें टोक रही थी। निखिल बड़े प्यार से अपने बच्चों को अपने साथ लगाए हुए था। उन्हें देखकर वंशिका कहने लगी कि नंदोई जी तो बच्चों को अपने साथ लगाकर रखते हैं, बच्चों का आधा काम तो वही कर देते हैं। दीदी, आपके भैया तो बच्चों से जल्दी ही परेशान हो जाते हैं। तब निहारिका जी एकदम से बोली, मृदुल सारा दिन काम करके थका हुआ आता है तो बच्चों को इसलिए अपने साथ नहीं लगाता है। उनकी बात सुनकर नंदोई जी के चेहरा एकदम सपाट हो गया, क्योंकि उनकी कुछ दिनों पहले जॉब छूट गई थी और वह उन जॉब तलाश कर रहे थे। वंशिका कुछ कहने को थी लेकिन वह चुप्पी लगा गई कि कहीं बात बढ़ न जाए। इसी तरह निहारिका जी गाड़ी में बैठकर भी निखिल जी को बार बार टोके जा रही थी कि इससे नहीं उस रास्ते से चलो, बच्चों को याद दिखलाओ।
और कुछ न कुछ बोलते ही जा रही थी। निखिल जी बहुत बर्दाश्त कर रहे थे उस वक्त, तो उन्होंने अपने आप को शांत रखा, लेकिन वहाँ से आने के 2 दिन बाद ही अपना सारा गुस्सा गरिमा पर उतार दिया। हालांकि उनकी यह बात बहुत गलत थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इसमें निहारिका जी की भी गलती थी। वह बेटी के घर में इतनी तक दखल अंदाजी क्यों कर रही थी, और अब भी इस तरह की बातें करके गरिमा दीदी के गुस्से को और हवा दे रही हैं। इस तरह तो बात और बिगड़ जाएगी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगर वह कुछ कहती तो इस टाइम उसकी बात दोनों को ही बुरी लगती, इसलिए वह चुप रही और गरिमा से यह कहकर कि वह टेंशन ना ले, हम खुद देख लेंगे कि हमें करना क्या है, आप बेफिक्र रहें, हम आपके साथ हैं, और उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाने चली गई। वह जानती थी कि अगर इस टाइम गरिमा को कुछ समझाएगी तो गरिमा उसे गलत समझेगी, और अगर इस वक्त उसका साथ देती है तो उसे कुछ हिम्मत बढ़ेगी, इसलिए उसका कुछ ना बोलना ही बेहतर है। शाम को गरिमा का भाई मृदुल और उसके पिता विकास जी भी घर आ गए। वह दोनों बाप बेटे अपने घरेलू बिजनेस में एक साथ लगे हुए थे। जब उन दोनों ने गरिमा के बारे में सुना तो वह भी चिंतित हो गए और बस गरिमा को यह कहकर तसल्ली दी कि वह निखिल से अपने आप बात कर लेंगे। लेकिन गरिमा गुस्से में कहने लगी कि आप उनसे कोई बात मत करें, आपको झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, हम नहीं करेंगे निखिल से बात, बस तुम टेंशन मत लो, विकास जी ने गरिमा के सिर पर हाथ रखकर कहा, और उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानते थे इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होगा, बात तो करनी ही पड़ेगी किसी ना किसी को। उधर निखिल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने गरिमा के पास फ़ोन किया, लेकिन गरिमा ने गुस्से में आकर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। निखिल ने फिर अपने ससुर के पास फ़ोन किया तो गरिमा ने उन्हें भी फ़ोन उठाने को मना कर दिया। उसकी इस बात से निखिल को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। इसी तरह 2 दिन निकल गए तो वंशिका ने सोचा इस तरह तो बात और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसने सोचा नंदोई जी से उसे खुद बात करनी चाहिए, अगर उसके बात करने से उसकी ननद का घर टूटने से बचता है तो वह ज़रूर बात करेगी। लेकिन उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया और टेरेस पर जाकर नंदोई जी को फ़ोन लगाया और निखिल से जैसे ही उसने हाल चाल पूछे तो निखिल एकदम बोला, आपको बड़ी जल्दी याद आ गई मेरे हाल चाल पूछने। 2 दिन हो गए आपकी ननद को आपके पास गए हुए, आपके घर में से किसी ने भी एक बार भी फ़ोन करके नहीं पूछा कि क्या बात है, और आप भी अब 2 दिन बाद फ़ोन कर रही हैं। आपको नहीं लगता आपने कुछ जल्दी ही फ़ोन कर लिया? निखिल ने ताना मारते हुए कहा। वंशिका ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, नंदोई जी हमने फ़ोन नहीं किया तो आप तो कर सकते थे। वाह, क्या बात कही आपने ननद, आपकी मेरा घर छोड़कर गई है और फ़ोन भी मैं ही करूं? लेकिन फिर भी मैंने फ़ोन किया था, लेकिन किसी ने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। वंशिका को निखिल की बात सुनकर हैरत हुई। उसे नहीं पता था कि निखिल का फ़ोन आया था। ज़्यादातर उसके साथ ऐसा ही होता था, उससे घर की ऐसी बातें छुपा कर रखी जाती थी, लेकिन टाइम या सब शिकायतें करने का नहीं था। अच्छा ये सब छोड़िए और यह बताइए कि यह सब कैसे हो गया, क्यों आपको गरिमा ने नहीं बताया? हमने उनकी बात तो सुन ली, लेकिन आप अपनी बात भी तो बताइए, और कुछ भी हो आपको उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वंशिका की बात सुनकर निखिल कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, देखिए भाभी, हम पति पत्नी में बस यूं ही मजाक में बात चल रही थी, तब मैंने कह दिया कि तुम्हारी मम्मी को बच्चों के घर में दखल अंदाजी करने की बहुत बुरी आदत है। इसी बात पर गरिमा चिढ़ गई और मेरी माँ बहनों को उल्टा सीधा कहने लगी। यह तो आपने भी देखा था कि जब हम हस्तिनापुर गए थे तब मम्मी जी क्या क्या कहे जा रही थी। बस इसे मेरा गुस्सा कहें या फिर मेरी गलती, लेकिन उस वक्त का गुस्सा गरिमा के ऊपर निकल गया और गुस्से में मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। लेकिन भाभी आप ही बताइए कि मम्मी जी और गरिमा की यह बात सही है क्या? देखिए नंदोई जी, इस वक्त मैं जो भी आपसे कहना जा रही हूँ उसे आप ठंडे दिमाग से सुनिएगा।
आपको अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो बाद में मुझसे कह दीजिएगा। देखिए नंदोई जी, इसमें मम्मी जी की जितनी गलती है उतनी ही गलती आपकी भी है। आप हर वक्त दीदी को टॉर्चर करते रहते हैं। आप अपनी सास यानी कि मम्मी जी का गुस्सा उनके ऊपर उतारते हैं कि वह उनकी बेटी है, लेकिन आप यह भी तो सोचिए वह इस घर की बेटी नहीं, आपकी पत्नी, आपकी अर्धांगिनी है और अर्धांगिनी पति का हिस्सा होती है। आप यह सोचकर उनकी बेइज्जती करते हैं कि वह इस घर की बेटी है, लेकिन जब आप उनकी बेइज्जती करते हैं तब यूँ समझिए कि आप उनकी ही नहीं अपनी ही बेइज्जती कर रहे हैं। जब आप किसी के सामने अपनी पत्नी को बेइज्जत करते हैं, उन लोगों के सामने उसकी पत्नी की इज्जत ही नहीं, पति की इज्जत भी कम हो जाती है। और नंदोई जी, एक बात और सुनिए कि जहाँ पति पत्नी की इज्जत करता, वहाँ पत्नी को कोई इज्जत नहीं देता। अब आपको अच्छा लगेगा कि आपकी पत्नी की बेइज्जती हो? भाभी, आप सारी बातें सही कह रही हैं, लेकिन आप यह भी तो देखिए कि मैं गरिमा का कितना ख्याल रखता हूँ और मम्मी जी फिर भी फ़ोन कर कर के उसको सिखाती रहती हैं कि अपना ध्यान रखा करो, कितनी कमज़ोर हो रही हो। दामाद जी से कहो कि वह तुम्हारा ध्यान रखे। भाभी, अब आप ही बताइए कि क्या मैं गरिमा का ध्यान नहीं रखता हूँ? फिर मम्मी जी क्यों उसे फ़ोन करके भड़काती रहती हैं और वह मुझसे बहस करती हैं कि मैं उसका ध्यान नहीं रखता हूँ? निखिल की बात सुनकर वंशिका ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, देखिए नंदोई जी, माँ को तो अपने बच्चे हमेशा कमज़ोर ही लगते हैं, लेकिन फिर भी हम मम्मी जी को समझा देंगे। अब आप ही देखिए कि गरिमा दीदी के 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, उनके अंदर कमज़ोरी तो है ही, फिर सारा दिन बच्चों का ध्यान रखना और घर का सारा काम वही तो करती हैं। या आप भी जानते हैं कि तीसरे बच्चे की डिलीवरी के वक्त उनकी कंडीशन कितनी क्रिटिकल थी, इसी वजह से वह अभी तक उभर नहीं पाई हैं। इसलिए बस मम्मी जी उन्हें समझाती रहती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके इस तरह समझाने से उनके बेटी के घर में झगड़ा हो जाएगा। उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आपको भी वादा करना होगा कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। भाभी, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप अब गरिमा को भेज दीजिए, बच्चे अपनी माँ के बिना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो वंशिका बोली, नंदोई जी, इस बात को तो आप भूल जाइए कि गरिमा दीदी खुद से वहाँ आएंगी। अगर आपको उन्हें बुलाना है तो अपनी मम्मी या फिर घर के किसी और बड़े मेंबर को लेकर आइए, और गरिमा दीदी को आप तभी ले जा सकेंगे जब आप उनसे माफ़ी मांगेंगे। भाभी, आप यह कैसी बात कर रही हैं? या तो आप भी जानती हैं कि मम्मी जी मुझे बेरोज़गार होने पर ताना दे रही थी और गरिमा भी उन्हीं का पक्ष लेकर मुझसे बहस कर रही थी, और आप चाहती हैं कि मैं गरिमा से माफ़ी मांगूं, तो यह मुझसे नहीं होगा। तो फिर सोच लीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। यह कहकर वंशिका ने फ़ोन काट दिया और वह नीचे आ गई। लेकिन वह इतना तो समझ गई थी कि नंदोई जी को अपनी गलती समझ आ गई है और वह जल्द ही गरिमा दीदी को लेने आ जाएंगे। और हुआ भी वही। निखिल शाम को ही अपनी मम्मी के साथ गरिमा को लेने आ गया और आकर माफ़ी मांग ली, और गरिमा ने भी निखिल को एक मौका और देने का सोचकर माफ़ कर दिया और उसके साथ चली गई, क्योंकि वह भी बच्चों के बिना नहीं रह सकती थी और वह भी जानती थी कि कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है। दोस्तों, कुछ माँ अपनी बेटी की फ़िक्र में उसे बार बार फ़ोन करके समझाती रहती हैं कि वह अपना ध्यान रखे और उनकी ज़िंदगी में दखल देती रहती है, लेकिन वह कहीं ना कहीं अपने बच्चों के घर में लड़ाई की वजह बन रही हैं।